हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग एंड कैसा बीता आप लोगों का दिवाली का त्यौहार। आई होप सभी का दिवाली हैप्पी बीता हो, है ना। तो आज मैं टेस्ट सीरीज़ 13 लेके आई हूँ। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग टेस्ट सीरीज़ 12 तक किए थे और ये बिहार स्टेट के जो 50 मार्क्स के शिक्षण कला से जो क्वेश्चन आते हैं उसके टेस्ट सीरीज़ को कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करिएगा क्योंकि ये पटाखों का जो अभी सिलसिला है बहुत दिन तक चलने वाला है, लेकिन हम लोग को तो टेस्ट सीरीज़ तो करना ही पड़ेगा इसी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, या विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना, या संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, या शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। तो क्या होना चाहिए? शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। ओके, अगला हम लोग देखते हैं। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापना किस आधार पर किया जा सकता है? यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, या यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है, या यह हाथ के लिए किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो क्या होना चाहिए इसका? यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ओके, अगला है शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। तो किस चीज़ के अलावा आइए देखते हैं। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, मुक्त खेल के लिए समय देने, या सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। तो देखिए ये सभी चीज़ ठीक है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, है ना। आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं ना। अगला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो बताइए क्या करना चाहिए? छात्रों को दंडित करना चाहिए, या चुटकुले सुनाने चाहिए, या अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, या आराम करना चाहिए? तो ऑफकोर्स क्या करना चाहिए? अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। ओके, अगला है पाठ्य योजना की भाषा होनी चाहिए साधारण तथा समझने लायक, या तकनीकी शब्दों को नहीं छोड़ना चाहिए, या बहुत विधि पूर्वक और संबंधित होना चाहिए, या साफ और मुश्किल शब्द। तो क्या होगा बताइए? साधारण तथा समझने लायक होना चाहिए। ओके, अगला है यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा और संपत्ति होनी चाहिए ताकि वह ट्यूशन ना पढ़ाए। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका उच्च अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए ताकि कोई उसे हानि ना पहुंचाए। उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं का हल कर सके, या उसकी छात्रों के बीच अच्छी पैठ होनी चाहिए ताकि अधिकरण के उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना करे। तो क्या होना चाहिए इसका? देखिए उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्या का हल कर सके। यही ना शिक्षक का मेन उद्देश्य होना चाहिए। ओके, अगला है एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के डैश के बारे में चिंतित है। वैधता के बारे में, या संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, या प्रश्नों के प्रकार, या विश्वसनीयता। तो क्या होना चाहिए? संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। ओके, अगला है विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए, या बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, या किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, या विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो क्या होना चाहिए? देखिए बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, है ना। आगे देखिए बीजों का अंकुरन संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। विस्तृत व्याख्या करना, या विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरन के चरणों का अवलोकन करना, या श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, या बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रभावी देखिए क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरन के चरणों का अवलोकन करना। यही ना सबसे ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा, ताकि मतलब विद्यार्थी खुद से अवलोकन कर रहे हैं, खुद से वो काम करके। ओके, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला है जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, या बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से यदि नहीं किया, याद नहीं किया है, या बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, या व्यवस्था फेल हुई है। तो देखिए जब बच्चा फेल होता है इसका मतलब है कि व्यवस्था फेल हुआ है ना। जब बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पाया तभी तो वो फेल हुआ है। ओके, तो व्यवस्था फेल हुई है। अगला है शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर,
रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो देखिए आज का जो शिक्षा है वो क्या है, बाल केंद्रित है, तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर ही होगा ना। अगला है समावेशी शिक्षा, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, या कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, या दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, या तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है समावेशी शिक्षा, क्योंकि इसमें हर प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। ओके, अगला है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, या धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, या व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, या नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो ऑफकोर्स क्या होना चाहिए, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ओके, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, प्राकल्पना का निर्माण करना, या प्राकल्पना का परीक्षण करना, या समस्या के प्रति जागरूकता, या प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो देखिए समस्या समाधान की जो विधि रहती है उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समस्या के प्रति जागरूक होंगे तभी तो समस्या को सॉल्व करने के लिए हम लोग आगे कुछ कदम उठाएंगे। ओके, तो सबसे पहले यही होता है। ओके, अगला है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, या शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं, या शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, या इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, है ना। अगला है मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, तो क्या हो जाएगा, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, या शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, या संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, या मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो क्या हो जाएगा, देखिए यही होगा, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ओके, अगला है एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस चीज़ पर आधारित है, ज्ञान का निर्माण, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, या पुनर्बलन के सिद्धांत, या अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। तो क्या होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा इसका, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। ओके, अगला है डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, या गणितीय विकार से, या पठन विकार से, या व्यवहारिक विकार से। तो देखिए डिसलेक्सिया जो है पठन विकार से संबंधित है, एक होता है डिसकैलकुलिया जो आपके गणितीय विकार से संबंधित होता है। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला है शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया है टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रॉबेल ने, या मॉन्टेसरी में। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में बताइए तो इसका क्या होना चाहिए। ओके, अगला है यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्त वृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें क्या करेंगे, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, या उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, या उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो क्या होना चाहिए, आप सभी जानते हैं इसका क्या होगा, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, है ना, क्योंकि बाकी ऑप्शन ऐसा तो कुछ करने लायक है नहीं, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अगला है पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चे की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है, तो किन पर, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, या दूरदर्शन के प्रभाव पर, या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो क्या होना चाहिए दोस्तों इसका, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, क्योंकि वो जो घर में सीखते हैं उनके घर वालों का मतलब परिवार का जो विचार रहता है उसी टाइप का बच्चों में भी आएगा ना, इसलिए अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। ओके, एंड आई एम रियली सॉरी दोस्तों, मेरे जो बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, बहुत सारे लोग पटाखे उड़ा रहे हैं, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा और इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज पे। ओके, अगला देखते हैं, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, या सहयोग की भावना को, या प्रतिद्वंदिता की भावना को, या तटस्थता की भावना को। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या मतलब कि अच्छा शिक्षक क्या बढ़ावा देता है, बताइए क्या होगा, सहयोग की भावना को। ओके, अगला है निम्न में सर्वोत्तम कथन कौन सा है, एक अच्छा अध्यापक अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, या सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, या विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, या विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, वही एक अच्छा अध्यापक कहलाता है। ओके, अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना, या बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, या बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, या बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो क्या होना चाहिए, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। ओके, अगला है शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, तो किस चीज़ का, अध्यापन विषय का, या बाल मनोविज्ञान का, या शिक्षा संहिता का, या अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान दोनों का। तो क्या हो जाएगा, अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। ओके, अगला है बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे,
बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, या स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, या आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे या बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट इसमें क्या होना चाहिए, देखिए बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, है ना, तभी ना उन लोग को भी मज़ा आएगा, वो कुछ कर रहे हैं तो उनको मज़ा आएगा। अगला देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल 45 घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। तो देखते हैं क्या, निःशक्त बच्चे 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे, बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से तो हम यहाँ पे नहीं ना पता चल रहा है क्या ऑप्शन क्या दिया है, इसमें क्या पूछ रहा है, तो यहाँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो आप ही लोग बताइए दोस्तों, अगर आपको कुछ किसी को समझ में आया है ये क्वेश्चन तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि मैं यहाँ पे कुछ मतलब ऐसा कुछ पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं बस शेयर कर रही हूँ आप लोग से टेस्ट सीरीज़, क्योंकि मैं भी कर रही थी इसलिए सोची आप लोग के साथ भी कर लूँ ये टेस्ट सीरीज़। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ये वाला क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, इसका ऑप्शन या आंसर इसमें से प्लीज़, ताकि मुझे ही पता चल सके। ओके, तो प्लीज़ इसका कमेंट जरूर करिएगा। अगला है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, या विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो क्या होना चाहिए, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ओके, अगला देखते हैं, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, या अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें, या अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, या अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। तो क्या होना चाहिए इसका, देखिए अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ तक आपका शिक्षण कला का होता है क्वेश्चन कंप्लीट। 30 मार्क्स तक ही आता है ना शिक्षण कला का, उसके बाद जो 20 मार्क्स का रहता है वो जीएस और ये सब रहता है, इसमें रीजनिंग वगैरह ये सब आते हैं, तो चलिए वो भी कर लेते हैं। तो आगे है, इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंधयुक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन या आयोडीन? क्या हो जाएगा, क्लोरीन। ओके, आगे देखते हैं, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? अर्ग, जूल, कैलोरी या ओम? तो आप सभी को पता है क्या, कैलोरी, है ना। आगे देखते हैं, ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज आंतरिक कोणों का कुल योग बाहरी कोणों के योग से दोगुना है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? ओफो यार, ये पटाखा का आवाज़, खैर छोड़िए उसको। आगे देखिए, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो देखिए इससे पहले वाले मतलब एक टेस्ट सीरीज़ में या PYQ में कहीं पे मैंने बताया था आपको बहुभुज की जो आपको निकालना होगा, जैसे कोनों का योग, तो उसका फॉर्मूला बताई थी n - 2 × 180 डिग्री, है ना, ऐसा कुछ फॉर्मूला बताई थी ना। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो जरूर याद होगा। तो इसमें कह रहा है कि ये आंतरिक कोनों का योग होता है, ठीक है। तो एक समबाहुभुज के आंतरिक कोनों का कुल योग बाहरी कोनों के योग से दोगुना है। तो देखिए किसी भी जो बहुभुज का बाहरी कोण का योग होता है वो 360 होता है ना। तो जब हम इसको = में ला देंगे 360 × 2, क्योंकि दोगुना कह रहा है ना बाहरी कोनों के योग का। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो n का वैल्यू आएगा वही आपका हो जाएगा बहुभुज की भुजा की संख्या। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 6। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसको सॉल्व करके जरूर देखिएगा, आपका 6 आता है। ओके, अगला हम लोग देखते हैं, बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव निरूपण शांत है? मतलब कि शांत मतलब तो जानते ही होंगे कि पॉइंट में आता है, जैसे दशमलव में आता है तो बार बार मतलब रिपीट नहीं होता है, ठीक है। एक टाइम के बाद पॉइंट के बाद एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका 2/5 ही, क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर में रहता है ना उसका जो वो आना चाहिए 5 आना चाहिए, नहीं तो 2 आना चाहिए, मतलब इसके फॉर्म में रहता है ना। तो 5 ये हो जाएगा 2/5। ओके, अगला है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? तो इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका आएगा 0.45। ओके, अगला है, रीना और जया एक साथ किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती है एक साथ, और जया अकेले इसे 8 दिन में पूरा कर सकती है। तो रीना अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? तो पहले दोनों का मतलब कि पहले दोनों जो काम की उसका 1 दिन का कार्य निकालते, इसका हो जाएगा 1/6 और इसमें से इसका माइनस कर देना जया अकेले का। तो जया अकेले का 1/1 काम का हो जाएगा आपका 1/8। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको देखिए सॉल्व करिए, 8 - 6 तो आ जाएगा 2/48, ठीक है। तो इसको उल्टा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 24, काटेंगे तो आपका 24 दिन हो जाएगा। ओके, अगला कह रहा है, कक्षा ए में कक्षा बी से दुगने छात्र है, ठीक है। कक्षा ए में 20 छात्र और कक्षा बी में 30 छात्र बढ़ा देने के बाद दोनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या 140 है। तो आरंभ में कक्षा ए में कितने छात्र थे? तो पहले बोल रहा है कक्षा ए में कक्षा बी से दुगने छात्र है, तो कक्षा बी में मान लेंगे x छात्र है, तो कक्षा ए में दुगने छात्र है 2x। ओके, अब बोल रहा है दोनों को जोड़ देने पर मतलब ए में 20 छात्र ऐड कर दो, ठीक है, 2x + 20, और बी में 30 छात्र ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? x + 30, है ना। इन दोनों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो बोल रहा है कि 140
हो जाते हैं, इन दोनों को जोड़ने पे 140 आ रहा है। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, तो x का वैल्यू जो आपका निकलेगा वो b का आएगा, और जितना वैल्यू आएगा उससे आप 2 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 60। ओके, आप लोग इसको जरूर सॉल्व करिएगा, मैं आपको आंसर बता दी हूँ। अगला है, किन दो चिन्हों का आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जा रहा है। तो देखिए बहुत ईजी है, यहाँ देखिए डिवाइड का चिन्ह है तो डिवाइड हो सकता है 17 में इससे, यहाँ पे कहाँ पे चांस है डिवाइड होने का, 13 से 65 में डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ और यहाँ का ही ना चेंज हो सकता है, तभी होगा। तो देखिए डिवाइड और गुना का साइन बदलेगा तो आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला है रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आपको बोलना है मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर यहाँ पे क्या आना चाहिए, ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह। तो देखिए पहले रिलेशन हम लोग देखते हैं। तो देखिए रिलेशन कैसे इसमें किया हुआ है, सबसे पहले इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड किए हैं, रिलेशन बता रही हूँ मैं। 3 से डिवाइड करने पे आपको आएगा 263 आएगा, इसमें 4 जोड़ दिए हैं तभी आपका 267 आ गया। सेम इसी तरह इसको 3 से डिवाइड करके 4 ऐड कर देंगे तो 93 आ जाएगा। तो उसी तरह इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 31, जब हम इसमें 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 35। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा करेक्ट। ओके, अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम क्या था, उसका नाम था सीरी। ओके, अगला है, यदि नीचे दी गई व्यवस्था में सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा x के दाईं ओर 10वें स्थान पर होगा। तो विशेष वर्णों को कहने का मतलब ये सब जो चीज़ है ना, जो सिंबल दिया हुआ है उस सबको हटा दिया जाता है। तो x के बाद जो 10वां स्थान पे, तो x के बाद देखते हैं, ये सबको नहीं देखेंगे, ये सबको सोच इग्नोर करेंगे, ठीक है, और तब 10वां अक्षर देखने क्या है। भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या आ गया R आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट। आगे देखिए इसमें भी है आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो पहले रिलेशन देख लेते हैं क्या है। तो देखिए B, C छोड़ के D, E छोड़ के F, G छोड़ के H, I छोड़ के क्या होना चाहिए J, पहला लेटर J, तो J इस सब में भी है ना। तो आगे देखते हैं Z, Y, X, W, तो लाइन से मतलब कि अपोजिट जा रहा है तो क्या हो जाएगा, W के पीछे क्या आता है V, ठीक है। तो आपका यहाँ और यहाँ भी V है, तो आगे मतलब पूरा बनाना ही पड़ेगा। देखिए A, B छोड़ के C, D छोड़ के E, F छोड़ के G, तो H छोड़ के I, है ना, I, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा करेक्ट, यहाँ आई होगा। तो ओके, आगे समझ में। अगला है लखनऊ संधि पर डैश ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे। तो कब किए गए थे, 1916 में। ओके, अगला है अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। तो क्या कनिष्क। ओके, अगला है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है जो कि अपने फैमिली पे ऐसे बैठा के आप लोग देख सकते हैं। तो आइए देख ही लेते हैं। P, Q और R का भाई है, तो आप लोग मान लीजिए कि P जो है आपके पापा है, Q और R आपके अंकल लोग हैं दो, ठीक है। S R की माँ है, मतलब अंकल लोग है तो S R की जो माँ है दादी ही ना होगी, तो S माँ है। T P का पति है, P जो है आपके पापा है उसका पिता है, पिता, तो T दादाजी हो गया ना, दादाजी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। T S का पति है, तो जरूर T S का पति है। T Q का पिता है, T जो है Q का ही पिता है। S P की माँ है, S जो दादी है जो आपके पापा की माँ ही ना हुई, और T Q का पति है, तो T जो है आपके दादाजी है, लेकिन Q जो है आपके अंकल है, तो पति तो नहीं होगा, तो ये हो गया। असत्य बोल रहा है ना, देखिए सत्य नहीं है मतलब असत्य है। ओके, आया समझ में। ये आप लोग बहुत इजीली बना सकते हैं, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ब्लड रिलेशन है, अपने फैमिली पे इसको अप्लाई कीजिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है, पूंजीवादी, बंधुता, संप्रभु, न्याय। तो देखिए ये तीनों है लेकिन पूंजीवादी नहीं है। ओके, अगला है प्रवर, मंजीरा और मनोर नदियाँ, मानेर नदियाँ सॉरी, डैश नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो क्या हो जाएगी गोदावरी। ओके, अगला है निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी में लवण का उच्च स्तर, खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण, खनिजों और अकार्बनिक पदार्थ का सही मिश्रण, या मिट्टी में अम्लीय पदार्थों की अधिकता। तो ये सब तो नहीं होगा, देखिए क्या होगा, खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण ही मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ओके, अगला है ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है, सी क्षितिज, बी क्षितिज, या ए क्षितिज, या तलसीला। तो क्या हो जाएगा ए क्षितिज, सबसे ऊपर में जो रहता है उसको ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। अगला है भारतीय पैरा एथलीटों ने चीन के हांगजो में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। तो कुल कितने पदक जीते थे, 29। ओके, तो इस तरह से आपका आज का टेस्ट सीरीज होता है कंप्लीट। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर ऐसा ही वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो मिलेगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट सभी को।